प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास का अध्ययन करेंगे। यूँ तो लोक प्रशासन के दो रूप माने जाते हैं। लोक प्रशासन एक प्रक्रिया भी है और लोक प्रशासन एक विषय भी है। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन का अस्तित्व तभी से है जब से सामाजिक जीवन का अस्तित्व है, लेकिन एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का अस्तित्व 19वीं सदी के अंतिम चरण से है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का अभ्युदय एक नवीन घटना है। पहले लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। लोक प्रशासन एक नया सामाजिक विज्ञान है जिसमें प्रशासन से संबंधित नियम और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और 1887 से एक पृथक विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर बात करें तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्य को हैमिल्टन की पुस्तक फेडरलिस्ट में परिभाषित किया गया था। चार्ल्स जियो बुनिन ने फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, लेकिन ये पुस्तक लोक प्रशासन की मान्यता प्राप्त पुस्तक के रूप में अपनी पहचान स्थापित नहीं कर सकी। लोक प्रशासन का विधिवत अध्ययन 1887 से माना जाता है। इसके विकास के चरणों की शुरुआत 1887 से ही मानी जाती है। लोक प्रशासन के विकास चरणों का निम्न काल क्रमानुसार अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम चरण में राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और ये काल 1887 से 1926 तक माना जाता है। अमेरिका में राजनीति प्रशासन द्विविभाजन अवधारणा का जन्म हुआ। वुडरो विल्सन को अमेरिका में, इसे दोबारा सुने, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, जो उस वक्त अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे। 1887 में विल्सन ने एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस लेख को एक पत्रिका थी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, वो हर 3 महीने में प्रकाशित होती थी। उस पत्रिका में 2 जून 1887 को ये लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में विल्सन ने लिखा कि एक संविधान की रचना करना सरल है, अर्थात संविधान को बनाना सरल है, लेकिन इसको चलाना कठिन है। और विल्सन ने चलाने वाले क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया। विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाने लगा और विल्सन ने राजनीति और प्रशासन का पृथक्करण किया। विल्सन के बाद अमेरिका में एक दूसरे विद्वान हुए, फ्रैंक जे गुडनाउ। गुडनाउ कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। 1900 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, राजनीति तथा प्रशासन। इसमें तर्क दिया कि राजनीति राज्य की इच्छा है। राजनीति क्या है? राज्य की इच्छा को व्यक्त करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा को क्रियान्वित करता है।
अतः राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं। इसी चरण में, प्रथम चरण में 1926 की बात है, एक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यह पुस्तक एल.डी. वाइट द्वारा लिखी गई थी। एल.डी. वाइट का मानना था कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्यता लाना है। इस प्रकार वुड्रो विल्सन भी राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में आस्था रखते थे। तो इस चरण के जो 3 विद्वान थे, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुरनाउ और एल.डी. वाइट, इन्होंने राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन की अवधारणा को आगे बढ़ाया। द्वितीय चरण, सिद्धांतों का स्वर्णकाल। द्वितीय चरण के विद्वानों का मानना था कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं और लोक प्रशासन के विद्वानों और विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए और उनके क्रियान्वयन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 1927 में W.F. बिलोबी ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी का मानना था कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। बिलोबी ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को ठीक उसी प्रकार के सिद्धांत माना जैसे विज्ञान के सिद्धांत होते हैं। हेनरी फियोल ने 1916 में एक पुस्तक लिखी थी, औद्योगिक एवं सामान्य प्रबंध, अर्थात इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया। फियोल की यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, जिसका 1929 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। फियोल प्रशासन को सार्वभौमिक मानते थे और प्रशासन के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। 1924 में मैरी पार्कर फॉलेट ने एक पुस्तक लिखी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। 1931 में मूने और रेले ने एक पुस्तक लिखी, ऑन बोर्ड इंडस्ट्री। 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक ने एक ग्रंथ संपादित किया जिसका नाम था प्रशासन विज्ञान पर लेख, अर्थात पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मूने और रेले ने एक पुस्तक और लिखी 1939 में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार इन सभी पुस्तकों में और लेखों में प्रशासनिक सिद्धांतों की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया। जब प्रशासन में सिद्धांतों की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया तो लोक प्रशासन में से लोक शब्द उपेक्षित कर दिया गया, यानी लोक शब्द की उपेक्षा कर दी गई और प्रशासन शब्द पर इस संदर्भ में ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया कि प्रशासन एक विज्ञान है। और जब प्रशासन एक विज्ञान है तो इसके आगे लोक शब्द लगाना व्यर्थ है। सिद्धांत तो सभी जगह कार्यान्वित होते हैं, चाहे वो लोक हो या निजी जगह। लोक यानी सार्वजनिक जगह हो या निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, सिद्धांत तो सभी जगह मान्य होते हैं। तीसरा चरण, सिद्धांतों की आलोचनाएं, अर्थात आलोचनाएं और चुनौतियां। ये चरण 1938 से 1947 तक चला। 1938 में चेस्टर आई बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी, कार्यपालिका के कार्य, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस पुस्तक में बर्नार्ड ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना तो नहीं की, लेकिन सिद्धांतों को पुस्तक में कहीं स्थान नहीं दिया। बर्नार्ड अमेरिका के एक अनुभवी प्रशासक थे। तो बर्नार्ड की इस पुस्तक को आंधी के पहले व्याप्त
एक नीरवता माना गया, यानी कि एक मौन आलोचना माना गया कि भाई सिद्धांतों का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने सिद्धांतों की मौन रूप से आलोचना की है। 1946 में हर्बर्ट साइमन ने एक लेख लिखा, प्रोवर्ब्स और ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें प्रशासन के सिद्धांतों की जमकर खिल्ली उड़ाई। साइमन ने कहा कि प्रशासन के सिद्धांत मुहावरों के समान हैं। 1947 में हर्बर्ट साइमन ने फिर एक पुस्तक लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासकीय व्यवहार। इस पुस्तक में साइमन ने लिखा कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। साइमन को इस पुस्तक पर 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साइमन का मानना था कि प्रशासन के सिद्धांतों में कहावतों का दोष पाया जाता है, प्रशासन के सिद्धांत युग में चलते हैं और विरोधाभासी होते हैं, ये संदिग्ध होते हैं, और अंत में वो कहते हैं कि प्रशासन के सिद्धांत मनुष्य के रहने के लायक मकान नहीं है, बल्कि ऐसे मकानों की एक अमूर्त कल्पना है। 1947 में ही रॉबर्ट डेल ने एक पुस्तक लिखी थी, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम, यानी प्रशासन का विज्ञान, 3 समस्याएं। वो 3 समस्याएं कौन सी थीं जो प्रशासन को विज्ञान बनने से रोकती थीं? पहली समस्या थी, विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, वैल्यू फ्री होता है। मूल्य से मतलब भावनात्मक लगाव से मुक्त होता है, वैचारिक झुकाव से मुक्त होता है, जबकि प्रशासन मूल्यों द्वारा संचालित होता है। दूसरी बाधा थी व्यक्तित्व का अंतर, अर्थात एक व्यक्ति की क्षमता दूसरे व्यक्ति के बराबर नहीं होती। जब हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं तो हर व्यक्ति के विचार आपस में अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, जबकि विज्ञान की विषय वस्तु जड़ पदार्थ होते हैं। तीसरी जो बाधा है पारिस्थितिकी, अर्थात परिवेश। लोक प्रशासन स्वयं को जिस परिवेश में पाता है उसी में लोक प्रशासन संस्कृतिबद्ध होता है, अर्थात जो लोक प्रशासन का बाह्य परिवेश है वो उसको प्रभावित करता है। इस प्रकार रॉबर्ट डेल ने लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 बाधाओं का जिक्र किया। FM मार्क्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ड्वाइट वाल्डो, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ये दोनों पुस्तकें मार्क्स और बाल्डो वाली 1948 में प्रकाशित हुई थी और इनमें प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई थी। मैक्स वेबर के जो नौकरशाही और सत्ता के बारे में जो विचार थे, उन्होंने भी शैक्षिक जगत में उथल पुथल मचा दी। एल्टन मेयो की जो मानव संबंध विचारधारा थी, उसने भी लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण को चुनौती प्रदान की। परंपरागत दृष्टिकोण अर्थात सैद्धांतिक दृष्टिकोण को चुनौती प्रदान की। चतुर्थ चरण, स्वरूप की संकट अवस्था। जब तृतीय चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचनाएं हुई, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई, तो 1948 से 1970 के दौरान लोक प्रशासन का चौथा चरण रहा और उसमें लोक प्रशासन के स्वरूप पर ही संकट पैदा हो गया, उसके अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। लोक प्रशासन जिन उपलब्धियों की बात कर रहा था वो सारी नाकाम सिद्ध हो गई और लोक प्रशासन के विज्ञान होने का दावा और चुनौतियों और आलोचनाओं से घिर गया। अब तो लोक प्रशासन के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। अब इस चतुर्थ चरण में विद्वानों ने 2 रास्ते अपनाए। लोक प्रशासन के आधे से अधिक विद्वान तो ऐसे थे जिन्होंने जो राजनीति विज्ञान की तरफ लौट आए कि भाई राजनीति विज्ञान से ही लोक प्रशासन निकला है, तो पुनः हमें राजनीति विज्ञान में शरण में आ जाना चाहिए।
तो लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करने के बाद में ये विद्वान राजनीति विज्ञान में आ गए, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इन्हें पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं दी। कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने वापस राजनीति विज्ञान की धारा में जाना उचित नहीं समझा और उन्होंने एक नए विकल्प की खोज की। प्रशासनिक विज्ञान लोक प्रशासन को व्यापार प्रबंध जैसे शास्त्रों के साथ मिलाकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाली, यानी लोक प्रशासन को प्रबंधन से जोड़ दिया। उनका मानना था प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वो किसी मिल का प्रशासन हो, फैक्ट्री का प्रशासन हो, कार्यालय का प्रशासन हो। 1956 में द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नाम के एक जर्नल का प्रकाशन हुआ। जब प्रशासन प्रबंधन के साथ मिला तो प्रशासन को अपना निजी स्वरूप त्यागना पड़ा। और लोक स्वरूप त्यागना पड़ा। 1958 में मार्च और साइमन ने, मार्च एक विद्वान का नाम है, मार्च एवं साइमन ने एक पुस्तक लिखी ऑर्गेनाइजेशंस। 1965 में मार्च ने लिखी हैंडबुक ऑन ऑर्गेनाइजेशन। और इन पुस्तकों में इस विधा को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाया कि प्रशासन एक विज्ञान है। इसी काल में तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन की अवधारणाएं भी पल्लवित हुईं। तुलनात्मक लोक प्रशासन गॉस, पारिस्थितिकी लोक प्रशासन रिक्स, ये इनकी अगुवाई में फले फूले। नव प्रबंधनवाद लिकर्ट, ऑर्गरिस, मैकग्रेगर की अगुवाई में फले फूले। कार्य कुशलता को परित्याग करके प्रशासन को मूल्यों से जोड़ दिया गया तो नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। ये डिवाल्डो के अगुवाई में फला फूला। विंसेंट ऑस्ट्रम ने जनचयन उपागम की नींव डाली। इस प्रकार इस चरण में लोक प्रशासन ने अपने उत्थान, अपने गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चौमुखी प्रयास किए। पांचवा चरण 1971 से 1991, अंतर्विषयी या लोकनीति परिप्रेक्ष्य। जैसा कि कहा जाता है कि चुनौतियों से मनुष्य महान बनता है, यही लोक प्रशासन के साथ हुआ। जो लोक प्रशासन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस लोक प्रशासन के लिए अन्य विषयों के विद्वानों से सहानुभूति मिली और अन्य विषयों के विद्वानों ने लोक प्रशासन की सहानुभूतिपूर्वक सेवा की, जिससे लोक प्रशासन को अंतर्विषयी दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, कानून, दर्शन आदि शास्त्रों के विद्वान भी अब लोक प्रशासन में रुचि लेने लगे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तो प्रारंभ से लोक प्रशासन में रुचि लेते रहे। इन सबके प्रयत्नों से लोक प्रशासन अंतर्विषयी अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी बन गया। अब राजनीति और प्रशासन के विभाजन का जो परंपरागत विचार था जो प्रथम चरण वाला, उस विचार को त्याग दिया। और एपलवी ने कहा, नीति का निर्माण करना ही प्रशासन का सार है। प्रशासन क्या अर्थात नीति का निर्माण ही प्रशासन है। लोक नीति परिप्रेक्ष्य में नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से प्रशासन का गहरा नाता जोड़ दिया गया और इसी परिप्रेक्ष्य ने लोक प्रशासन को एक अंतर्विषयी छवि प्रदान की। छठवां चरण
1991 से जो अब चल रहा है, ये लोक प्रशासन के परिपक्वता का काल है। अंतर्विषयी होने से लोक प्रशासन में परिपक्वता आ गई। अब इस विषय ने समाजवाद की पर्दी से निकलकर उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपना ली। अब लोक प्रशासन का ध्यान पुनः कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, मितव्यता और शीघ्र सेवा पर आ गया। और इस चीज़ की शुरुआत हुई थी मिन्नोब्रिक द्वितीय सम्मेलन से। उन्नीस में विश्व बैंक ने सुधारों के नाम पर पूंजीवादी नीतियों को खुला सहारा दिया, जिससे सर्वत्र पूंजीवाद और बाजारवाद को बढ़ावा मिला। 1992 में ऑसबॉर्न और गैबलर ने एक पुस्तक लिखी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इस पुस्तक के द्वारा नवलोक प्रबंध विचारधारा का उदय हुआ। ये विचारधारा उदय हुई, प्रचलन में आई। नवीन प्रबंधन और लोक प्रशासन में प्रबंधवाद को अंधाधुंध बढ़ावा देने वाली थी। ये लोक प्रशासन के कार्य संपादन को अधिक महत्व देने वाली थी। इससे विश्व में उद्यमी सरकार की ओर रुख हुआ। विकेंद्रीकरण, विनौकरशाहीकरण, प्रबंध की स्वायत्तता, शीघ्र सेवा, गुणवत्ता युक्त सेवा, ठेके पर संचालन आदि सुधारों का लोक प्रशासन में बोलाबाला हो गया। राज्य बनाम बाजारवाद की अवधारणा ने जोर पकड़ा। राज्य वापसी की अवधारणा बलवती हुई, अर्थात रोल बैक ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य की अवधारणा को वापस जाना चाहिए और बाजार की अवधारणा पनपनी चाहिए। इस प्रकार ये लोक प्रशासन के विकास यात्रा के 6 चरण हैं, जिनका अभी हमने अध्ययन किया। लोक प्रशासन की जो विकास यात्रा चली थी, उसमें एक नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा भी आई थी। जब लोक प्रशासन अपने अस्तित्व के लिए बचाने के लिए स्वरूप की संकट अवस्था से गुजर रहा था, तब नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा उदित हुई। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का विकास भी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और यह विचारधारा परंपरागत प्रशासनिक सिद्धांतों और युवा पीढ़ी के विद्वानों के विचारों का एक समन्वित स्वरूप है। बीसवीं सदी के 7वें दशक में कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन में मूल्य और नैतिकता पर बल दिया। इन विद्वानों का कहना था कि कार्यकुशलता ही लोक प्रशासन का लक्ष्य नहीं है, लोक प्रशासन को मूल्योन्मुखी भी होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन एक ऐसा आंदोलन था जिसके नारे थे नैतिकता एवं सामाजिक उपयोगिता, अर्थात मानव कल्याण नवीन लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय है। नवीन लोक प्रशासन के जो विचारधारा है, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं, इनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। ये कारण दिए गए हैं। अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष एवं तनाव। उस वक्त अमेरिकी लोक प्रशासन जनसाधारण की समस्याओं के प्रति इतना गंभीर नहीं था, जिससे समाज में तनाव और असंतोष व्याप्त था। उस दौरान समस्याओं के नए समाधान ढूंढने के प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन। लोक प्रशासन की अमेरिकन सोसाइटी, जिसको ASPA बोलते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबद्ध संस्था ने 1966 में सिराकूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन सी हनी थे, इनसे आग्रह किया कि वो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं के संबंध में
अध्ययन करें। प्रोफेसर हनी ने संभावनाओं पर अध्ययन करने के बाद अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया। उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाने में 4 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए शोध और संकाय व्यवस्था के लिए धन का अभाव है। दूसरी समस्या थी कि विद्वानों में मतभेद है, लोक प्रशासन एक विषय है, ये एक व्यवसाय है या एक विज्ञान है। तीसरी समस्या थी लोक प्रशासन के विभागों में व्याप्त अपूर्णता अर्थात एक संस्थागत कमजोरी थी। चौथी समस्या थी लोक प्रशासन के विद्वान और सेवारत प्रशासकों के मध्य खाई अर्थात एक तो वो विद्वान जो लोक प्रशासन पढ़ाते हैं और एक वो विद्वान जो प्रशासन चलाते हैं, इनके मध्य खाई। ये 4 समस्याएं जॉन सी हनी ने बताई थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए जॉन सी हनी ने सुझाव दिए। पहला सुझाव था लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। दूसरा सुझाव था स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएं अर्थात जो छात्र लोक प्रशासन से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और लोक सेवा को आजीविका के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। तीसरा सुझाव लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोक प्रशासन में शिक्षक बनने वालों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जानी चाहिए। लोक प्रशासन के शिक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों को शासन कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं शोध कार्यक्रम के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। शोध कार्य में संलग्न व्यक्तियों को आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। नवीन लोक प्रशासन के लिए नवीन परामर्शदात्री सेवा प्रारंभ की जानी चाहिए। इस प्रकार के सुझाव दिए गए जिसमें ज़्यादातर सुझाव अनुदान छात्रवृत्ति से संबंधित थे कि जो छात्र लोक प्रशासन से एमए करें उनको छात्रवृत्ति मिले, जो लोक प्रशासन पढ़ाते हैं उनको छात्रवृत्ति मिले, जो लोक प्रशासन पढ़ाते हैं उनको प्रशासनिक कार्य का व्यवहारिक अनुभव दिया जाना चाहिए, शोध और शिक्षण के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव जॉन सी हनी प्रतिवेदन में दिए गए, क्योंकि उनकी पहली जो समस्या जो उन्होंने बताई थी वो समस्या थी धन का अभाव। धन के अभाव को दूर करने के उन्होंने सुझाव दिए और 2 सुझाव कि एक तो लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और एक नवीन परामर्शदात्री सेवा प्रारंभ किया जाए, ये अलग से थे। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन। अमेरिकी राजनीति परिषद और समाजशास्त्र परिषद ने दिसंबर 1967 में एक सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन का नाम था लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार, उसका क्षेत्र, उद्देश्य एवं अध्ययन पद्धति। सम्मेलन की अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने की और यह सम्मेलन फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर आयोजित किया गया। इस वजह से इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहा जाता है। सम्मेलन में कुछ विद्वानों का मानना था कि लोक प्रशासन एक बौद्धिक चिंतन का विषय है, तो कुछ विद्वानों ने कहा यह एक व्यवसाय है। कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पर सभी विद्वान एक मत थे कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना उतना ही कठिन है जैसे इसकी परिभाषा करना कठिन है। दूसरा सुझाव था लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का विभाजन करना गलत है। तीसरा सुझाव था अमेरिकी लोक प्रशासन का संबंध एक विषय के रूप में केवल अमेरिका के लोक प्रशासन से होना चाहिए। नौकरशाही संबंधी अध्ययन संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों तरह के होने चाहिए।
लोक प्रशासन एवं वाणिज्य प्रशासन का प्रशिक्षण एक जैसा नहीं होना चाहिए। लोक प्रशासन को एक व्यवसाय के रूप में राजनीति विज्ञान के अनुशासन से अलग रहना चाहिए। अर्थात विषय के रूप में तो राजनीति विज्ञान के साथ रहना चाहिए, लेकिन एक व्यवसाय के रूप में राजनीति विज्ञान से अलग रहना चाहिए। लोक प्रशासन में संगठनात्मक ढांचा पद सोपानीय प्रकार का होता है, वह उचित नहीं है। प्रशासकों द्वारा काम करने वाले व्यक्तियों को अपना सहयोग मानना चाहिए, ना कि अधीनस्थ। प्रशासकों को प्रशिक्षण व्यावसायिक विद्यालयों में दिया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में केवल प्रशासकीय संगठन एवं पद्धति पर ही बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि मनोवैज्ञानिक, वित्तीय, समाजशास्त्रीय, मानव शरीर रचना से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन को शहरी निर्धनता, झुग्गी झोंपड़ियों, बेरोजगारी, गंदगी, प्रदूषण, सामाजिक समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। लोक प्रशासन एक विषय तो है, लेकिन इसके अध्ययन की पद्धतियां, इनका कुछ भाग तो ऐसा है जिनमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग संभव है, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जिनमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और लोक प्रशासन का वही भाग ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन अनुभवी और वयोवृद्ध विद्वानों का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 35 वर्ष से नीचे के युवाओं को आमंत्रित नहीं किया गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन को मिन्नोब्रुक सम्मेलन का पूर्वगामी या पथ प्रदर्शक सम्मेलन माना जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में युवाओं को आमंत्रित नहीं किया गया, तो इसकी प्रतिक्रिया हुई और उन युवाओं ने अलग से एक सम्मेलन बुलाया 1968 में, मिन्नोब्रुक सम्मेलन। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोंडेक माउंटेन्स में मिन्नोब्रुक में सिराक्यूज विश्वविद्यालय के एक सभागार में या हॉल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उठाए गए मुद्दे छाए रहे। मिन्नोब्रुक सम्मेलन के लिए आयोजन के लिए दो कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। 1960 के दशक का अमेरिकी समाज, जो राजनीति और प्रशासन के लिए उथल पुथल का था, और कुछ सामाजिक समस्याएं। लोक प्रशासन द्वारा इन समस्याओं का समाधान निकालना तो दूर की बात, प्रशासन को इन समस्याओं के समाधान की समस्याओं की जानकारी नहीं थी। इस दौरान 1968 में डी वाल्डो ने एक लेख लिखा, क्रांति काल में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। और वाल्डो ने इस लेख में इस समस्या पर प्रकाश डाला था। सम्मेलन में लोक प्रशासन के युवा विद्वान, जो नए विचारों से और क्रांतिकारी विचारों से भरपूर थे, वो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार चाहते थे और उनकी बात सुनना आवश्यक हो गया था। इस प्रकार यह सम्मेलन लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद में बीस साल बाद द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये 1988 में उसी सिराक्यूज विश्वविद्यालय के मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का निर्णय अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अस्पा के बोस्टन अधिवेशन में लिया गया था। बोस्टन अधिवेशन 1987 में हुआ था और द्वितीय सम्मेलन के आयोजन का खर्चा सिराक्यूज, कैंसास, एक्रोन, इन विश्वविद्यालयों ने सम्मिलित रूप से उठाया। मिन्नोब्रुक द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता कैंसास विश्वविद्यालय के डिस्टिंग्विश्ड
प्रोफेसर जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने की। इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में कई विषयों पर चर्चा की गई, जैसे अधिकारी तंत्र, लोकतंत्र, संगठन के सिद्धांत, नेतृत्व और नैतिकता। इस सम्मेलन के अध्ययन के विषय थे इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन। सम्मेलन में भाग लेने वाले विद्वान दो समूह में बांटे गए। एक तो वो जो 1968 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दूसरे वो जो 1988 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन के बारे में मोहित भट्टाचार्य ने कहा है, द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन का सामाजिक वातावरण प्रथम मिनर्विक सम्मेलन से भिन्न था। द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन का राजनीतिक वातावरण स्थिर था और यह प्रथम मिनर्विक सम्मेलन की तरह उथल पुथल का काल नहीं था। प्रथम मिनर्विक सम्मेलन और द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन में अंतर। प्रथम मिनर्विक सम्मेलन व्यवहारवाद का विरोधी था, प्रत्यक्षवाद का विरोधी था, विज्ञानवाद का विरोधी था, जबकि द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन व्यवहारवादी एवं सामाजिक विज्ञानों के योगदान के प्रति कटिबद्ध था। फ्रेडरिक्सन ने प्रथम मिनर्विक के बारे में कहा है कि वो विवादपूर्ण था, टकराववादी था और क्रांतिकारी था, जबकि द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन ज़्यादा शिष्ट और व्यवहारिक था। हालांकि दोनों सम्मेलन सैद्धांतिक थे। दोनों सम्मेलनों के राजनीतिक वातावरण में अंतर था। प्रथम मिनर्विक सम्मेलन के समय वाटरगेट घोटाला हुआ, जिसमें सरकार के प्रति दोष दर्शाने को अधिक पुष्ट किया गया। द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन राज्य के पीछे हटने या अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण करने की विचारधारा के परिवेश में हुआ। फ्रेडरिक्सन का मानना है कि द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन कम सरकार और ज़्यादा शासन का हिमायती था। द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की भावना प्रबल दिखाई दी। प्रथम मिनर्विक सम्मेलन केवल युवा वर्ग का प्रतिभागी था। प्रथम मिनर्विक सम्मेलन भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी सिर्फ राजनीति विज्ञान के थे, जबकि द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन भाग लेने वाले नीति अध्ययन, नीति विश्लेषण, अर्थशास्त्र, आयोजना, नगरीय अध्ययन और विधि इन विषयों में प्रशिक्षित विद्वान थे। प्रथम मिनर्विक सम्मेलन के समय लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत छोटा था, जबकि द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन के समय लोक प्रशासन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया था। इन सम्मेलनों में समानता। 1989 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू एक पत्रिका आई। उसका शीर्षक था मिनर्विक सेकंड कंक्लूजन। इसमें मैरी एलन गॉय ने निम्न बिंदुओं के तहत अभिव्यक्ति दी। सामाजिक एकता को दोनों सम्मेलनों में महत्वपूर्ण माना गया। द्वितीय मिनर्विक सम्मेलन ने प्रथम मिनर्विक सम्मेलन के आदर्शों को आगे बढ़ाया, जैसे लोकतांत्रिक मूल्य, उत्तरदायित्व और प्रशासनिक नेतृत्व। ऐसे मानकीय नॉर्मेटिव और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बीच बहस दोनों सम्मेलनों में थी।
इस प्रकार द्वितीय मनोरक सम्मेलन ने लोक प्रशासन को अधिक अंतर विषयी बनाया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर बाहर आने में मदद की। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन। तीनों जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन आयोजित हुए एक दूसरे से 20-20 साल के अंतर पर आयोजित किए गए। तीसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया। सिराक्यूज विश्वविद्यालय के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर रोज मैरी और लियरी ने इसकी अध्यक्षता की और इस सम्मेलन का जो विचारणीय विषय था विश्व में लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन तथा लोक सेवा का भविष्य। पहले के दो सम्मेलन जाति, लिंग और राष्ट्रीयता से भिन्न थे। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में 2 चरण थे। पहला चरण 3 से 5 सितंबर, दूसरा 5 से 7 सितंबर। पहले चरण में वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, राजनीति और लोक प्रशासन, प्रबंध, नेतृत्व, प्रदर्शन माप, सामाजिक समानता, न्याय, दूरदर्शिता, पारदर्शिता और लोकदायित्व, इन विषयों पर चर्चा की गई। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में विद्वानों के जो विचार विमर्शों के निष्कर्ष आए, उन निष्कर्षों को एक पुस्तक में संपादित किया गया। पुस्तक का संपादन रोजमेरी और लियरी, डेविड वैन स्लायक, सुनी किम इन्होंने किया और ये पुस्तक 2009 में प्रकाशित की गई। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के प्रथम चरण के जो वाद विवाद के निष्कर्ष हैं उनको जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड थ्योरी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। ये निष्कर्ष डेविड वैन स्लायक और बेथ गेजले ने संपादित किए। इस प्रकार अब तक लोक प्रशासन के 3 सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। और मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो तीनों आयोजित हुए हैं वो नवीन लोक प्रशासन के उद्भव से शुरू हुए। नवीन लोक प्रशासन किन उद्देश्यों को लेकर चला, नवीन लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं और उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस स्लाइड में अध्ययन करते हैं। नवीन लोक प्रशासन के 4 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य वैल्यू या मूल्य, अर्थात सामाजिक और मानवीय मूल्य। प्रशासकों में सामाजिक और मानवीय मूल्य होने चाहिए। दूसरा प्रासंगिकता या अनुरूपता, लोक प्रशासन को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा सामाजिक समता, लोक प्रशासन द्वारा सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। और चौथा उद्देश्य है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन लोक प्रशासन का प्रमुख ध्येय होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। नवीन लोक प्रशासन समय के अनुसार परंपरागत लोक प्रशासन में परिवर्तन की एक विचारधारा है और इसकी विशेषताओं में है जैसे मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक। परंपरागत लोक प्रशासन जहाँ आर्थिक और यांत्रिक मानव की अवधारणा को स्वीकार करता है, वहीं नवीन लोक प्रशासन मनुष्य को सामाजिक मानव मानता है और मानव में सामाजिक मूल्यों को स्थापित करता है। राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन को अस्वीकार करना। नवीन लोक प्रशासन राजनीति और प्रशासन के विभाजन को स्वीकार नहीं करता।
यह अवधारणा मानती है कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बिंदुओं पर माना जाएगा तो लोक प्रशासन की सर्व स्वीकारता कम हो जाएगी और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ध्वस्त हो जाएगी। अतः राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन अव्यावहारिक, अप्रासंगिक और अवास्तविक है। ग्राहक उन्मुखता पर बल। नवीन लोक प्रशासन ग्राहकोन्मुखी है, ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि ग्राहक केंद्रित प्रशासन के द्वारा ही लोक प्रशासन में नौकरशाही की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन का समर्थक। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती हैं। परिवर्तन और नवीनता पर बल। नवीन लोक प्रशासन यथास्थिति का विरोध करता है। लोचशीलता और प्रशासकीय ढांचा। नवीन लोक प्रशासन प्रशासनिक सिद्धांतों में लोचशीलता का समर्थन करता है। यह चाहता है कि प्रशासन के जो सिद्धांत हैं परिस्थिति के अनुसार वो परिवर्तनशील होने चाहिए। सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील। समाज में व्याप्त समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति नवीन लोक प्रशासन को संवेदनशील और मानवतावाद का पोषक होना चाहिए। जन सहभागिता पर बल। जनता की प्रशासन में सहभागिता नवीन लोक प्रशासन की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक हित के कार्य नवीन लोक प्रशासन द्वारा प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्यों के बजाय मितव्यता और दक्षता का नवीन लोक प्रशासन में महत्व है। नवीन लोक प्रशासन के 4 उद्देश्य मूल्य, प्रासंगिकता, सामाजिक एकता और परिवर्तन है। जॉर्ज फ्रेडरिक ने कहा है, उत्पादकता और दक्षता के तथा मितव्यता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मूल्यांकन। प्रथम मनोरोबिक सम्मेलन के निष्कर्ष अगर हम देखें मूल्यांकन में, प्रथम मनोरोबिक सम्मेलन के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया, लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापक बनाया और नवीन लोक प्रशासन ने जनहित के संदर्भ में कार्यक्रम तैयार किए। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा ने लोक प्रशासन की परंपरागत अवधारणा को आघात पहुंचाया। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा ने लोक प्रशासन को समाज से सीधे जोड़ दिया। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा विशुद्ध रूप से अमेरिकी अवधारणा है। अब हम भारत में लोक प्रशासन विषय के विकास का अध्ययन करते हैं। भारत में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में 1930 में लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया गया। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में
राजनीति विज्ञान विभाग में लोक प्रशासन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। 1950 में नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की विभाग की स्थापना की गई। भारत में 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य उच्च लोक सेवकों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, लोक प्रशासन की विषय सामग्री, प्रकाशन एवं सूचना का प्रसार करना और प्रशासनिक शोध को बढ़ावा देना था। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है। 1955 में इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक शैक्षिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। राजस्थान में भी 1957 में हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान रीपा की स्थापना की गई। इस स्लाइड में रीवा लिखा गया है, रीपा है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का स्नातकोत्तर कोर्स 1957 में शुरू किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वतंत्र लोक प्रशासन विभाग की स्थापना 1965 में की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग द्वारा प्रथम पीएचडी उपाधि 1971 में दी गई। लोक प्रशासन विभाग द्वारा पहली बार एमफिल अध्ययन की सुविधा 1978 में प्रदान की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर लोक प्रशासन विषय की शुरुआत 1997 में की गई, लेकिन व्यावहारिक रूप से क्रियान्वयन 2002 में संभव हुआ। इस प्रकार राजस्थान और भारत में लोक प्रशासन विषय की विकास यात्रा का हमने अध्ययन किया। नवीन लोक प्रशासन के विकास में जो साहित्य प्रकाशित हुआ था, जिस साहित्य ने नवीन लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया था, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1967 में FC मोसर ने एक पुस्तक संपादित की थी, गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइजेशन केसेज एंड कमेंट्रीज। इसमें प्रशासनिक क्षमताओं और उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन और सुधार की समस्याओं को उठाया गया था। गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइजेशन केसेज एंड कमेंट्री। दूसरी पुस्तक 1971 में फ्रैंक मैरिनी की टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, यह नवीन लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम पुस्तक थी, फ्रैंक मैरिनी ने लिखी। अगली पुस्तक है 1971 में ही ड्वाइट वाल्दो द्वारा लिखी गई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन। ये पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को आगे ले गई। 1980 में जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने एक पुस्तक लिखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। इस पुस्तक में भी नवीन लोक प्रशासन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया। 1980 में ड्वाइट वाल्डो ने दूसरी पुस्तक लिखी, एंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लोक प्रशासन के 3 परिप्रेक्ष्य, नागरिक उन्मुखी नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही और जन प्रतिनिधित्व पर बल दिया गया। इस प्रकार इस अध्याय में हमने एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास और नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का विकास, नवीन लोक प्रशासन पर आयोजित किए गए तीनों सम्मेलन, नवीन लोक प्रशासन का साहित्य
भारत में लोक प्रशासन का विकास आदि के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।